हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 22 सितंबर। तो शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का डिस्कशन। सबसे पहले आज का एक कोट देख लेते हैं। ऑल पर्सन कोट टू एंडिवर टू फॉलो व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज एस्टैब्लिश। तो ये कोट एम्फेसाइज किस पे कर रहा है? रैशनैलिटी पे। मतलब आप अपने डिसीजन अपनी रैशनैलिटी के बेसिस पे लीजिए। आप उस पर रीजनिंग कीजिए जो आप डिसीजन लेने वाले, ना कि आपका समाज क्या कह रहा है या फिर आपके दोस्त क्या कह रहे हैं या आपके रिलेटिव क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी डिसीजन पर अराइव होते हो तो आपके रेशनैलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हैं राजा राम मोहन राय का। मतलब जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तो उस वक्त हमारी सोसाइटी सती प्रथा को एक्सेप्ट करती थी, उसको यहाँ तक कि मॉरली जस्टिफाई करने की भी कोशिश करती थी। पर आज हम उस एक्ट को देखें, सती प्रथा को देखें, तो उससे ज्यादा इमोरल एक्ट कुछ नहीं हो सकता। तो राजा राम मोहन राय जी ने अपने रीजनिंग का यूज किया, ना कि उस वक्त सोसाइटी की रीजनिंग क्या थी। उन्होंने देखा कि सत्य प्रथा में एक इनोसेंट महिला को जलाया जा रहा है या वो समाज के प्रेशर में आके अपनी जान दे रही है, वो गलत है। एथिकली भी गलत है, सोशली भी गलत है, हर एंगल से गलत था। पर उस वक्त सोसाइटी में जो हमारा रिलीजन था, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ थे वो हावी थे, तो हम अपनी इंडिविजुअल रेशनैलिटी थी वो ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे। पर आज हमारे पास फ्रीडम है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है। आप अपनी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, अपनी रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो। तो इसको आप अपने एग्जाम में एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी आईएएस प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हो कि आप देखोगे कि आपके आसपास के बच्चे कुछ ना कुछ नई बुक्स ला रहे हैं या कुछ नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये देखिए क्या आपको उस पर्टिकुलर बुक्स की या रिसोर्स की आवश्यकता है। कुछ बच्चे आपको मिल जाएंगे जो भी कुरुक्षेत्र उठा के ला रहे हैं या फिर योजना उठा के ला रहे हैं। पर आप देखो आपके पास कितना टाइम है, क्या आप उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तो आप क्या रिवीजन कर सकते हो? अगर रिवाइज कर पा रहे हो तो क्या आप अपने एग्जाम में एक्चुअल में उसे यूज करने जा रहे हो? तो पेयर प्रेशर में आकर अपने स्टडी, अपने टाइम टेबल को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। आप वही पढ़िए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जरूरी लगता है, या यूपीएससी ने पास्ट में वैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको अपने बुक्स सिलेक्ट करने होंगे आपकी जरूरत के हिसाब से। आप अपने लॉजिक यूज कीजिए, अपना दिमाग यूज करिए, क्या वो बुक आपके काम की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्लास का दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो आपको वही बुक पढ़नी है, वही रिसोर्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं होता है। कई बार टॉपर्स भी कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके उस बुक को या उस रिसोर्स को फॉलो करना है। तो इस कोड का इस्तेमाल आप अपने एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। पहली न्यूज स्केल ऐप से रिलेटेड है। ये स्केल ऐप क्या है? इस स्केल ऐप को किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज। तो ये एक ऐसा ऐप है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, और उसको हैंडल कौन करेगा? लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल। तो इस ऐप का सिग्निफिकेंस क्या है? ये ऐप प्रोवाइड करेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स। मतलब आपको बेसिकली लेदर इंडस्ट्री के बारे में सिखाया जाएगा, आपका स्किल डेवलप किया जाएगा इस ऐप के जरिए। इस ऐप के जरिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ताकि लेदर इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, आपको किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, उस स्किल को पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब है उस सेक्टर में लग सके। तो पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये ऐप। अब हम थोड़ा लेदर इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इंडिया की जो लेदर इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड की लेदर इंडस्ट्री में 13% का कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है फुटवेयर का। और जितना भी वर्ल्ड वाइड फुटवेयर प्रोडक्शन होता है उसमें 9% इंडिया से आता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो लेदर इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। अभी तक वो 4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर चुकी है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 6 to 7% है। अगर हमें इसे कम करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे लेदर इंडस्ट्री को और ज्यादा सपोर्ट करना होगा। हमारी जो 96% जो लेबर है उसके पास किसी भी प्रकार का रिकॉग्नाइज स्किल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्हें स्किल देना, उन्हें स्किल सर्टिफिकेट देना, ये भी इस ऐप का एक ऑब्जेक्टिव है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस को लेकर। पहले जान लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस है क्या। तो ये एक तरीके की जुडिशियल डॉक्ट्रिन है। इसमें होता क्या है, सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, उस जजमेंट में कितने लोगों ने हामी भरी थी? सपोज करो वो 3 जज की बेंच थी। तो होता क्या है उसके बाद कि उस वर्डिक्ट को लेकर फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर ये जाता है 5 जज की बेंच के पास। तो अगर 5 जज की बेंच कोई वर्डिक्ट देती है या इस वर्डिक्ट को बदल देती है तो इस बेंच का जो जजमेंट होगा वो मान्य होगा। ये जो 3 जज बेंच ने जो डिसीजन दिया था वो ओवररूल हो जाएगा। तो रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि अगर किसी 5 जज की बेंच ने यूनानिमसली अगर कोई डिसीजन लिया है तो कोई 7 जज की बेंच उसे ओवररूल कर सकती है उस केस में जब 4 लोगों ने उस पर्टिकुलर जजमेंट में हाँ बोला है और 3 लोगों ने डिसेंट में अपना जजमेंट दिया है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पर 5 जज का जो बेंच था
उसने यूनानिमसली कोई वर्डिक्ट दिया है और यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट आया है जिसमें सिर्फ 4 लोगों ने हामी भरी है। तो क्या ये वर्डिक्ट इस वर्डिक्ट को ओवररूल करेगा या नहीं करेगा? तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि चूंकि ये 7 जज की बेंच थी, तो इसका जो वर्डिक्ट आएगा वो ही ओवररूल करेगा इसके ऊपर। मतलब इनका जो जजमेंट होगा वो मान्य होगा, वही फाइनल होगा और इनका जो भी जजमेंट होगा वो इस पर ओवररूल करेगा। आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ये बोलता है कि नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, बट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट द जज फ्रॉम डिलीवरिंग अ डिसेंटिंग जजमेंट। मतलब जब भी जजमेंट आएगा तो जो मेजोरिटी जजेस ने बोला है, सपोज को 7 जज की बेंच है और 4 जजेस ने उस पर्टिकुलर इशू पे हाँ बोला है या पर्टिकुलर लॉ को इनवैलिड करार दिया है, तो वही जजमेंट या वही वर्डिक्ट रूल करेगा और यहाँ पर जो जज है वो डिसेंटिंग जजमेंट दे सकता है, उसको भी पूरा हक है। तो आप अपने एग्जाम में आर्टिकल 145 का मेंशन कर सकते हो, या फिर आजकल यूपीएससी डॉक्ट्रिन से बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। दरअसल हुआ क्या, इसकी 47वीं मीटिंग हुई। कहाँ पे ये मीटिंग हुई? न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में डिसाइड ये हुआ है कि इंडिया जो है वो 1 साल और इस बॉडी को हेड करेगा। मतलब एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की जो प्रेसिडेंसी होगी वो इंडिया के पास है। इसके पहले भी इंडिया के पास थी और 1 साल तक और इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना रहेगा। अब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हमें ये जानना है कि ये बॉडी क्या है और इसका काम क्या है। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD ये किसके अंडर आती है? ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के अंडर आती है ये बॉडी, और ये 1977 बनी थी। इसका मैंडेट क्या है? इसका जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देना है, उसको डेवलप करना है, उसके लिए पॉलिसीज लाना है ताकि और कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डेवलप कर सकते हैं और कैसे वो रिसोर्स जनरेट कर सकती है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डेवलपमेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फिलहाल AIBD में कितने मेंबर हैं? इसमें 26 कंट्रीज हैं और 52 इसके एफिलिएट मेंबर्स हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में है। तो अब अगली न्यूज देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो ट्रिपल डिप ला नीना के बारे में है। दरअसल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्ट किया है कि जो अभी जो ला नीना का फेज चल रहा है वो नेक्स्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये 2020 से ला नीना का फेज हम देख रहे हैं। तो 2020, 2021 और 2022 3 साल हमें ला नीना का फेज देखने को मिला है। इसीलिए इसे ट्रिपल डिप ला नीना कहा जा रहा है। अब हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जान लेते हैं कि आखिर एल नीनो और ला नीना होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जनरली जो नॉर्मल ईयर होता है वो ला नीना होता है। इसमें क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर नॉर्मल से कम ही टेम्परेचर होता है और यहाँ पर टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इससे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जो विंड है यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल क्रिएट करती है। तो इसलिए ला नीना वाले ईयर में इंडिया नॉर्मल रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, पर यही साइकिल एल नीनो ईयर में गड़बड़ हो जाती है। उस वक्त क्या होता है, जब यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है यहाँ पर जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। तो जब एल नीनो ईयर होता है वहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में हमें कम बारिश देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में हमें ड्रॉट तक देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो जैसा कि हमने देखा कि एल नीनो वाले ईयर में इंडिया को नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलती है। 2014 में हमने देखा कि एल नीनो ईयर था, उस वक्त इंडिया ने 12% कम रेनफॉल रिसीव किया। वहीं ला नीना ईयर्स में आप देखें अभी अभी जो मानसून चल रहा है वो ला नीना में ही चल रहा है। इस साल इंडिया ने 7% ज्यादा हमने रेनफॉल इस साल एक्सपीरियंस किया। तो यही ट्रिपल डिप ला नीना है कि ये 2020 में शुरू हुआ था ला नीना का ईयर, जब हमको नॉर्मल या एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिला था। तो ट्रिपल डिप ला नीना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार 3 विंटर्स में हमें ट्रिपल डिप ला नीना का जो फिनोमिना है वो देखने को मिल रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ला नीना हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हमें नॉर्मल या एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलता है, वो हमारे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से अच्छा है। ठीक है, पर ये सब जगह अच्छा नहीं होता है क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान में क्या देखा, बहुत ज्यादा फ्लड देखा। इंडिया में भी हमको फ्लड देखने को मिला, पर एल नीनो में जो ड्रॉट से अच्छा है कि हमें ला नीना का ज्यादा बारिश मिल जाए, क्योंकि फ्लड को मैनेज किया जा सकता है पर आप ड्रॉट को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि पानी आप कहीं से ला नहीं सकते। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट न्यूज है लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। दरअसल जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसने एक रोड मैप जारी किया कि कैसे हम लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे ताकि हमारी जो सिटीज हैं वो गार्बेज फ्री हो सके। अब हमारे लिए ये जानना है आखिर लेगेसी वेस्ट होता क्या है। लेगेसी वेस्ट वो होता है कि जहां पर आपने देखा वो ग्राउंड में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा होता है, वो सालों से वही कचरा फेंक रहे हैं, डंप यार्ड किसे कहते हैं। इससे होता क्या है ना, वो कूड़े का ढेर बनना शुरू हो जाता है, एक माउंटेन ऑफ गार्बेज क्रिएट हो जाता है जिसको बाद में
हैंडल करना, बाद में उसको साइंटिफिकली फिर डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसी वजह से हमें जितने भी हमारी सिटीज़ में ऐसे लेगेसी वेस्ट हैं, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें साइंटिफिकली तरीके से डिकम्पोज करना होगा। क्योंकि अगर आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करूँ 2.0 में, वहाँ पे साफ-साफ ये मेंशन था कि हमें जितने भी लेगेसी वेस्ट साइट्स हैं, उन्हें क्लियर करवाना है, उनके लैंड को रिक्लेम करना है और वहाँ पर फिर से ऐसा कूड़ा-कचरा इकट्ठा ना हो पाए, इसकी कोशिश करनी है। इसके लिए एक टारगेट भी दिया गया था, जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, वहाँ पर 2023 के पहले उस लैंड को क्लियर करवाना है और जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, उन्हें 2024 तक का टाइम दिया गया है। तो इसके लिए जो रोड मैप है सीएससी ने, वो क्या डिक्लेयर किया है कि आपको एक सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा। उसका जो भी आप वेस्ट वहाँ से कलेक्ट करते हो, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, मतलब रिसाइकिल करना है। अगर जैसे आपको प्लास्टिक मिलता है, तो आप उसको फिर से रिसाइकिल करिए और उस लैंड को रिक्लेम करिए और जितने भी लैंडफिल्स होते जा रहे हैं, उसको सस्टेनेबली ऑपरेट कीजिए और जितने भी हमने लैंड रिक्लेम किए उस जगह से, उसका गेनफुल यूज़ कीजिए। ऐसी प्रैक्टिस को इंसेंटिवाइज़ कीजिए जो रिकवर्ड मटेरियल्स को रीयूज़ कर रही है और हमारे जितने भी अर्बन डिपार्टमेंट्स है, अर्बन बॉडी है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो ये सीएससी का रोड मैप है लेगेसी वेस्ट को रिलेटेड। ये आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में भी आपको ऑप्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ लंपी स्किन डिजीज के रिगार्डिंग है। दरअसल हमने राजस्थान में देखा है, एमपी में देखा, अन्य स्टेट में देखा, जो हमारे काऊ है उनकी डेथ लगातार रिपोर्ट हो रही है। तो इसके पीछे कारण लंपी स्किन डिजीज बताया जा रहा है। दरअसल ये एक टाइप का वायरल इलनेस है जो कैटल और बफेलोस को इम्पैक्ट करता है। इसे लंपी स्किन डिजीज वायरस बोला गया है। लंपी स्किन डिजीज वायरस क्यों बोला गया है इसे? क्योंकि ये जो वायरस है वो ब्लड वेसल के लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। इस वजह से इसके बॉडीज में लम्प्स उभर के आए हैं, इसलिए इसे लंपी स्किन डिजीज बोला जा रहा है। फर्स्ट टाइम इसे 1929 में जाम्बिया में देखा गया था। इसके सिम्टम्स हैं कि भाई इसकी बॉडी में आपको लिम्फ्स नजर आएंगे। उसके बाद जो गाय हैं, कैटल्स है, उनमें ज्यादा हाई फीवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गायों में डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, राइटनेस, एक्सेसिव सलाइवेशन। ह्यूमंस के लिए अच्छी बात यह है कि ये ज़ूनोटिक वायरस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कैटल से इंसानों में स्प्रेड नहीं होता है। ये फैलता कैसे है? ये कंटेजियस वेक्टर बोर्न डिजीज है, मतलब ये मॉस्किटोस, फ्लाइज, टिक्स के जरिए अन्य काऊ और अन्य कैटल्स में भी फैल जाता है। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि जब लंपी डिसीज स्प्रेड हो रही है, तो हमारी जो गाय है उनमें लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है, उनकी जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो हम एक मिल्क का शॉर्टेज भी देखने को मिल सकता है हमारे देश में। वैसे फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इसके लिए वायरस जरूर अवेलेबल है, जिसे गोट पॉक्स वैक्सीन कहा जा रहा है। और हमारी जो द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने इंडिजीनियसली इस वैक्सीन को बनाया है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इसका उद्देश्य है, इसके अंदर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है, जो डोनेशन मिल रहा है, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाना, उस पर अकाउंटेबिलिटी लाना। तो इसने कौन कौन से मेजर सजेस्ट किए हैं जिन्हें हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी होता क्या था कि प्रेजेंट रूल क्या था कि अगर किसी ने 20,000 के ऊपर का चंदा दिया है, तो उससे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन को बताना होता था। पर 20,000 के नीचे दिया होता था तो ये जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के साथ में शेयर नहीं करती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन ये दिया है कि आप 2,000 से ऊपर का कोई भी कैश डोनेशन ले ही नहीं सकते। अभी तक आप 20,000 तक कैश डोनेशन ले सकते थे, पर इसको घटाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए कर दिया है। इससे होगा क्या कि अब 2,000 के ऊपर कुछ भी आपका कैश डोनेशन होता है तो आपको रिपोर्ट करना होगा इलेक्शन कमीशन को। इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरा रिकमेंडेशन ये भी है कि जितना भी कैश डोनेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो उसके टोटल डोनेशन का सिर्फ 20% होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 20 करोड़। इससे ऊपर आप कैश डोनेशन नहीं ले सकते। 2,000 के ऊपर का कोई भी डोनेशन आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंट पे चेक के थ्रू ही करना होगा। एक अन्य सुधार ये भी है कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसे एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसी अकाउंट से वो अपने जितने भी इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, जो भी इलेक्शन के दौरान जो खर्चा है उसने किया है, वो इसी बैंक अकाउंट से होना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन को ट्रैक करने में आसानी हो। तो इस पूरे रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें किसी प्रकार का फॉरेन डोनेशन ना मिले, अंडर रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। क्योंकि इससे हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। आर्टिकल 324 हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की रिकमेंड करता है। तो इसे आप गवर्नेंस में पेपर GS के पेपर 2 में आप अपने आंसर्स में इसे इंक्लूड कर सकते हो। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक,
तो 2019 आपको पता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो स्टैब्लिश किया गया था। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो चेयरमैन थे पब्लिक सेक्टर बैंक के, उन्हें यही सिलेक्ट करता है। तो इसलिए आंसर हो गया ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक एकेडमिक मेंटर होगा, दूसरा फॉलो अप मेंटर होगा जो आपकी स्टडी के प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा एक PYQ बेस्ड लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर एनालिसिस का एक मॉड्यूल चल रहा है जिसका नाम समाचार वाणी है। इसके अलावा आपको फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।